जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो सेकंड लेक्चर है दैट इज़ इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। इससे पहले हमने जितना भी पढ़ा है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। ये जो है हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको ज़हन में रखेंगे। अभी क्वेश्चन ये है कि हम ये जो टेस्ट है यानी इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, बेसिकली इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। हम इसको टेंसाइल टेस्ट भी बोलते हैं। टेंसाइल टेस्ट क्या है? ये बेसिकली ये है कि आपने मिसाल के तौर पर स्प्रिंग के नीचे मैस सस्पेंड किया है, तो आपके मैस सस्पेंड करने से कितनी इसमें एलोंगेशन आई। तो जो आपने मैस सस्पेंड किया था वो बेसिकली क्या है, वो वेट है जिसको हमने फोर्स बोला, और उसमें एलोंगेशन आई वो क्या है, दैट इज़ चेंज इन लेंथ। तो हमारे पास ये जो ग्राफ है ये दो चीज़ों के दरमियान बनेगा, फोर्स और एलोंगेशन के दरमियान, कि आपने कितना मैस सस्पेंड किया और स्प्रिंग में कितनी चेंज आई। तो हर स्प्रिंग के लिए जो ये फिनोमेना है ज़रूरी नहीं है सेम हो, तो उसको टेस्ट करने के लिए, स्प्रिंग की इलास्टिसिटी को टेस्ट करने के लिए, किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी चेक करने के लिए टेंसाइल टेस्ट किया जाता है, ताकि आपको पता चले कितने वेट पे वो कितनी एलोंगेशन शो करता है। तो जो ग्राफ हम बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। ठीक है, तो नीचे लिखा मैंने, जिसको मैंने एरो के साथ मेंशन किया, टेंसाइल टेस्ट मेजर्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। मतलब ये जो ग्राफ बना है ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगी, वो मेजर करके देगी, जिसके अंदर आपके पास जहाँ पे स्ट्रेस है तो उस केस में हो सकता है यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे फोर्स हो, और जहाँ पे स्ट्रेन है यहाँ पे चेंज इन लेंथ हो। तो अगर हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाया तो इसको हम बोलेंगे दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और अगर फोर्स और एलोंगेशन के दरमियान बनाएंगे उसको बोलेंगे फोर्स एलोंगेशन ग्राफ। तो दोनों चीज़ें आपके पास एक ही चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हैं, लेकिन दो डिफरेंट टर्म्स के साथ। एक में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को डील करेंगे और दूसरे केस में हम फोर्स एंड एलोंगेशन को डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने स्प्रिंग की एग्जांपल आपके सामने रखी। अभी फ़िलहाल हम जिस ग्राफ को डिस्कस करेंगे और वो आपके पास क्या है, ग्राफ ऑफ डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ। डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जिनको आप मोल्ड कर सकते हैं, जिनकी शेप को आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन है, तो आप आयरन के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो आपके फोर्स लगाने की वजह से आयरन डीफॉर्म हो जाएगा। तो आपके फोर्स की वजह से जो आयरन में डीफॉर्मेशन आई है वो बेसिकली क्या, वो जो सब्सटेंसेस होंगे वो डक्टाइल सब्सटेंसेस होंगे। तो मतलब ऐसे मटेरियल जिनकी आप शीट्स वगैरह बना सकते हैं मोल्ड करके, दीज आर कॉल्ड एज डक्टाइल मटेरियल, जिसको मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा। और एक एग्जांपल आपके सामने रख के क्या रखी, आयरन। अब एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन आप वही समझें कि हमारे पास कोई डक्टाइल सब्सटेंस है जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करने वाले हैं। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें चेंज आया, तो वो जैसा भी चेंज है उसका ग्राफ मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, बना दिया। एक्सप्लेनेशन चलते हैं, तो हमारे पास देखिएगा इस ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स हैं। कौन कौन सा पॉइंट है आपको नज़र आएगा, ओ से ए तक, ए से बी तक, बी से सी और सी से डी तक, ये पॉइंट्स हैं। इसमें हम इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हर पॉइंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसमें एक्स एक्सिस पे आपने ले लिया स्ट्रेन जो कि चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, और वाई एक्सिस पे आपने ले लिया स्ट्रेस जो कि एक्सप्लेन करेगा कितनी फोर्स लगाई। तो सबसे पहले क्या है, हम स्टडी करते हैं स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर आपको याद हो दैट इज़ हुक्स लॉ। जो हम पीछे पढ़ के आए थे, हुक्स लॉ है ये। अब हुक्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, हुक्स लॉ कहता है जी आप किसी सिस्टम के ऊपर अगर स्ट्रेस को ज़्यादा करेंगे तो उसकी स्ट्रेन क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और अगर स्ट्रेस को कम करेंगे तो चेंज क्या होगा, कम। तो इस केस में देखें, यहाँ ओ से लेके ए तक यही तो काम हो रहा है। क्या हो रहा है कि आप इस केस में स्ट्रेस की वैल्यू को ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस केस में जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, ज़्यादा। तो मतलब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो लीनियर रिलेशन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आपके पास डीफॉर्मेशन होगी इसके दरमियान इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। मतलब ये कि प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है कि वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगाते जाएंगे उतना ही उसमें डीफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ओ से लेके ए तक के दरमियान अगर किसी बॉडी को
हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है, लेकिन आप उसको छोड़ें, ठीक है। मतलब स्प्रिंग की एग्जांपल आप समझ लें कि आप स्प्रिंग के ऊपर एक लिमिट होती है जहाँ तक आप उसको फोर्स लगा सकते हैं, उसके बाद ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होता है उसको भी हम साथ साथ अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये समझें कि आप फोर्स लगाते हैं, उसमें एलोंगेशन आती है। आपने स्प्रिंग के नीचे मास सस्पेंड किया, जितना मास सस्पेंड करते जाएंगे उतना ही उसमें एलोंगेशन आना शुरू हो जाएगी। एलोंगेशन का मतलब वही है कि उतना ही उसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा लेंथ वाइज। तो जब तक वो हुक्स लॉ को फॉलो करता रहे तो वो लिमिट क्या होगी, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल लिमिट। और इस केस में नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, बॉडी कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। मतलब ये कि अगर स्ट्रेस हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है तो उस पॉइंट पर अगर किसी बॉडी को हम स्ट्रेस से रिलीज़ करेंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। जिस तरह आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी सिस्टम अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। तो वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी सिस्टम अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले, दैट इज़ कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। तो ओ से लेके ए तक की जो कंडीशन होगी या जो ग्राफ हम एक्सप्लेन कर रहा होगा, मतलब इस दौरान हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है और बॉडी क्या कर रही है, अपनी ओरिजिनल शेप को वापस गेन कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। अच्छा जी, अब हम आगे बात करते हैं। अब आता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया ए से बी तक। अब ए से बी तक आपको नज़र आ रहा है कि इनके दरमियान, स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान कोई भी डायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ऊपर देखें, ऊपर डायरेक्ट रिलेशन था, नीचे वाले केस में स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। लेकिन इस केस में एक चीज़ है कि अगर मैं इस बी पॉइंट से पहले पहले किसी बॉडी को छोड़ूं, मतलब स्प्रिंग है ना, एक लिमिट है, उसको एक हद तक खींचा जा सकता है। अगर एक हद से ज़्यादा खींचेंगे ना तो उसके अंदर परमानेंट डीफॉर्मेशन आ जाएगी, वो परमानेंट अपनी शेप को चेंज कर लेगा। तो उस चेंज से पहले पहले जो उसकी कंडीशन होगी वो हो गया, क्या होगी उसकी, इलास्टिक लिमिट। आयरन का स्केल है, उसको थोड़ा सा बेंड करेंगे ना, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आयरन के शेप को बहुत ज़्यादा बेंड कर लेंगे ना स्केल को, तो वो ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो वो लिमिट जब आप किसी भी डिफॉर्मिंग फोर्स को रिलीज़ करें और बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले, दैट लिमिट इज़ कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और जो मैं फिर बता रहा हूँ कि वो लिमिट जिसमें हुक्स लॉ तो फुलफिल नहीं हो रहा, लेकिन आप अगर उस पॉइंट पे किसी बॉडी को रिलीज़ करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स से, तो बॉडी क्या करती है, अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले। तो वो पॉइंट क्या होगा आपके पास, इलास्टिक लिमिट। और इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया मैंने, ए से बी के दरमियान। तो इसके नीचे लिखा कि बट बॉडी कैन स्टिल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। बॉडी क्या कर सकती है, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ सकती है। इसलिए हम इस डिफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, दैट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये वो पॉइंट है जो किस रीजन में आता है, इलास्टिक रीजन में, ठीक है। इलास्टिक रीजन का मतलब क्या है, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करती है। इलास्टिक लिमिट के दो रीजन आपको एक्सप्लेन किए। एक वो रीजन है जिसमें हुक्स लॉ फॉलो होता है, दूसरा रीजन आपके पास वो है जिसमें हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता, लेकिन दोनों में बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर सकती है, ठीक है। अब आपने क्या किया, स्प्रिंग के ऊपर इतना मास अटैच कर दिया, इतना वेट अटैच किया कि उसके अंदर इतनी एलोंगेशन आ गई कि स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगा, उसमें परमानेंट चेंज आ गया। तो जब किसी भी सिस्टम के ऊपर परमानेंट चेंज आना शुरू हो जाए तो वो किस रीजन में चला जाता है, वो इलास्टिक लिमिट से निकल के वो प्लास्टिक रीजन में जाना शुरू हो जाता है। अब बेसिकली प्लास्टिक रीजन का मतलब क्या है, ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन ना कर सकती हो, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या थी, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले, और प्लास्टिसिटी क्या थी, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन ना करे। तो अब इलास्टिक लिमिट गुजर गई, मतलब आपने इतना फोर्स लगाया कि वो जो स्प्रिंग था वो डीफॉर्म हो गया। अब जब डीफॉर्म होगा तो उसको बेसिकली क्या बोलेंगे, प्लास्टिक डीफॉर्मेशन। और जिस वक्त प्लास्टिक डीफॉर्मेशन होगी तो उसमें अपने ज़हन में रखना है, उस केस में बॉडी परमानेंट चेंज हो जाएगी। और ये किसके बाद होगा, ये इलास्टिक लिमिट के बाद होगा, मतलब बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट के दरमियान बॉडी के ऊपर आप जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही उसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कौन सी डिफॉर्मेशन है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, क्योंकि बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर सकता।
ठीक है। अब एक हर चीज़ की एक हद है कि वो एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स को बियर नहीं कर सकता। मैं फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जो क्या नाम है स्प्रिंग है ना, वो 100 न्यूटन की फोर्स बियर कर सकता है। क्या बोला मैंने? जो स्प्रिंग है वो 100 न्यूटन की फोर्स को बियर कर सकता है। तो अब इसको अगर मैं 101 न्यूटन फोर्स दूंगा ना तो टूट जाएगा। क्या बताया मैंने कि जो आपके पास स्प्रिंग है वो कितने न्यूटन की फोर्स बियर करता है? इट कैन बियर 100 न्यूटन फोर्स। लेकिन अगर मैं 101 की फोर्स प्रोवाइड करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वो लिमिट जब तक बॉडी ब्रेक नहीं होती उसको बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या बताया मैंने कि वो लिमिट, वो फोर्स की लिमिट या वो स्ट्रेस की लिमिट जब तक बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन, बॉडी टूटती नहीं है, तो वो बेसिकली आपके पास क्या होगा? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्प्रिंग के लिए मैंने बताया 100 न्यूटन फोर्स को बियर कर सकता है। अगर मैं उसको 101 कर दूंगा तो वो टूट जाएगा। तो मतलब ये कि जो आपके पास 100 न्यूटन बेसिकली फोर्स है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को, जिसको हम UTS भी बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, बुक पे लिखा भी हुआ है, तो देख सकते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ तक हमने बात कर ली, इधर तक बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करती है लेकिन हुक्स लॉ फॉलो होता है। इधर तक बॉडी अभी भी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर सकती है लेकिन हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मटेरियल जो है ना, ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये इलास्टिसिटी के खाते में आती है। अब आता है B से C तक। अब B से C तक जो हमारे पास केस है उसको हमने क्या बोला? इसमें हमारे पास परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगी, और परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं तक, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर सकता। तो जब जो मैक्सिमम फोर्स वो बियर कर सकता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, आपके पास कोई भी आयरन है, वो कॉपर है, स्प्रिंग है, तो उसकी एक लिमिट है कि आप उसको हैमर करते रहेंगे ना, एक लम्हे तक वो बियर करेगा, उसके बाद टूट जाएगा। तो वो टूटने से पहले वाली जो फोर्स होगी ना उसको क्या बोलेंगे? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैंने स्प्रिंग की एग्जांपल दी कि स्प्रिंग 100 न्यूटन फोर्स को बियर कर सकता है। अब 100 न्यूटन तक आप फोर्स लगाएंगे वो टूटेगा नहीं। जिस तरह आप 101 करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो 100 न्यूटन वाली फोर्स किस खाते में डालेंगे हम? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के, जिसको हमने B और C के ग्राफ के साथ रिप्रेजेंट किया। अब आपने क्या किया? आपने 100 न्यूटन से फोर्स एक्सीड की और किस पे चला गया? 101 पे। अब 101 पे वो इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, वो टूट जाएगा। तो बेसिकली उस टेस्ट को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर टेस्ट, जो कि हमारे पास ग्राफ बनेगा C एंड D। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ के कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हैं। मैंने पहला हिस्सा ये एक्सप्लेन किया, दूसरा हिस्सा ये एक्सप्लेन किया, तीसरा हिस्सा ये एक्सप्लेन किया, और चौथा हिस्सा मैंने ये एक्सप्लेन किया। तो वो स्ट्रेस जिसके ऊपर कोई भी सिस्टम टूट जाए, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है किसी भी फोर्स को बियर करने की वो ख़त्म हो जाए, तो उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर स्ट्रेस। और बच्चों आखिरी बात, हमारे पास 2 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, एक होता है डक्टाइल और दूसरा होता है ब्रिटल। इसके अलावा हमने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनमें मैलिएबल सब्सटेंसेस भी पढ़े हैं। तो डक्टाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके शीट्स बनाई जाती हैं, मैलिएबल वो होता है जिनकी वायर्स बनाई जाती हैं। और डक्टाइल जो होते हैं, जिस तरह ग्लास है, अब ग्लास को आप फोर्स लगाएंगे ना तो वो टूट जाएगा। प्लास्टिक का स्केल होता है ना, उसको बेंड करें, प्लास्टिक का स्केल बड़ी जल्दी टूट जाएगा, लेकिन आयरन का स्केल जो है ना काफ़ी फोर्स बियर कर सकता है। तो जो आयरन है बेसिकली वो क्या आपके पास डक्टाइल सब्सटेंसेस, और जो ब्रिटल हैं वो क्या होंगे? वो जो ग्लास है या प्लास्टिक है वो बेसिकली क्या होते हैं? ब्रिटल सब्सटेंसेस होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो इलास्टिक लिमिट के फ़ौरन बाद टूट जाएं उनको बोलते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस। इसमें UTS नहीं होता। क्या बताया मैंने? ऐसे सब्सटेंसेस जो इलास्टिक लिमिट के फ़ौरन बाद टूट जाएं उनको हम बोलते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस। इसमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं आती। और वो सब्सटेंसेस जो इलास्टिक लिमिट के बाद परमानेंट डिफॉर्म हो जाते हैं, उसको आप फोर्स लगाएंगे तो काफ़ी फोर्स लगाने के बाद जाके अपनी शेप को चेंज करेंगे, तो ऐसे मटीरियल्स को हमको बोलते हैं डक्टाइल मटीरियल्स। ठीक है, तो ब्रिटल सब्सटेंसेस मैं फिर बता दूं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलास्टिक लिमिट के फ़ौरन बाद टूट जाते हैं, और ब्रिटल सब्सटेंसेस, डक्टाइल सब्सटेंसेस होते हैं जो इलास्टिक लिमिट के बाद परमानेंट डिफॉर्म हो जाते हैं और उसको मज़ीद फोर्स दी जाए तो वो टूट जाते हैं। तो ये हमारे पास लेक्चर था। कल हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्मिंग मटीरियल्स। तो इसमें किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। थैंक यू बच्चों।